हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज की क्लास में हम यूनियन बजट 2023 पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा क्लियर टर्म्स में, जो कि सिर्फ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड होंगी चीजें, सिर्फ उनको, ठीक है, जिनको मैं रेड से मार्क करूंगी वो नंबर आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं यूनियन बजट 2023-24, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि जो यूनियन बजट इस बार आया है वो अमृत काल का कौन सा बजट है, तो फर्स्ट बजट ऑफ अमृत काल है हमारा यूनियन बजट 2023 वाला, ठीक है। अब अमृत काल के इस यूनियन बजट के क्या क्या विजन्स हैं, देखो ये 3 विजन्स मैंने मेंशन करे हैं, ये विजन्स हैं हमारे इस बार के बजट के, ठीक है। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना हमारे इंडिया के सिटीजन्स के लिए, और जिसमें हमारा मेन फोकस कौन होगा, यूथ होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ लाना और जॉब्स को क्रिएट करना, उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बनाना। सो अभी तक जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूनियन बजट हमारा अमृत काल का फर्स्ट बजट है। इसमें अभी जो मैं नंबर्स मार्क करूंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है उसको जीडीपी का कितने परसेंट इस बार एस्टिमेट किया गया है 2023 से 2024 में रहने का। सो आपका आंसर होगा 5.9% ऑफ जीडीपी। ये सारी टर्म्स अभी मैं आपको और अच्छे से आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए आपको क्या याद करना है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं 5.9% ऑफ जीडीपी, ठीक है। और जो हमारी रियल ग्रोथ, जिस रियल पेस से हमारी जो जीडीपी ग्रो होने वाली है वो है 7% इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2023 में। जो हमारी रियल जीडीपी टू ग्रो है वो कितनी रही है, 7% रही है। और जो हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट्स ग्रो होंगे वो कितने परसेंट से होंगे, 12.5% से। इसमें से आपके ये तीनों नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है दैट वुड बी 5.9% ऑफ द जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024, ठीक है। और जो रियल जीडीपी टू ग्रो है दैट इज 7%। एंड हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने परसेंट से ग्रो करेंगे, 12.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं, इनको भी याद कर लेना। बाकी हम आगे वाले स्पेक्स पे चलते हैं। देखो इस बार का जो हमारा बजट आया है उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है दैट इज रिगार्डिंग द न्यू टैक्स स्लैब्स। वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में समझाऊंगी, उससे पहले आप ये समझ लो कि अभी क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 7 लाख तक है उसको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। हाउएवर इसमें कुछ फ्लॉज या कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम आगे जानेंगे अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम। सो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। उसके अलावा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की, जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स को मिलेगी अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम, ठीक है। इसको आप डिटेल में आगे जानेंगे हम। और एक और चीज क्या है कि अगर कोई कोई भी अभी तक इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा है, कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसने 18 ईयर्स अटेन नहीं किए हैं, या कोई मतलब अभी इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहा है, उन केसेस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उनकी जो टैक्स है वो कौन सी टैक्स रिजीम कौन सी होगी, न्यू वाली होगी। हाउएवर वो बाय ऑप्शनल वो ओल्ड रिजीम में आ सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो इंडिविजुअल्स हैं और एचयूएफ्स हैं उनकी न्यू टैक्स रिजाइम होगी, ठीक है। उसके अलावा जो ईपीएफओ हैं उनकी मेंबरशिप डबल हो गई है, कितनी हो गई है, 27 करोड़ हो गई है अप्रोक्सीमेटली। तो ये थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू हमने पढ़ लिया यूनियन बजट 2023-2024 का, ठीक है। बेसिक है ये, बिल्कुल बेसिक हम ओवरव्यू अभी करके हटे हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं मेजर चीजें। देखो इसमें क्या है, 7 प्रायोरिटीज इस बार के बजट में आई हैं। कितनी प्रायोरिटीज हैं, 7 प्रायोरिटीज। और ये 7 प्रायोरिटीज कैसे एक्ट करेंगी, एज द सप्तऋषि, कैसे एक्ट करेंगे, एज द सप्तऋषि। तो एक बार आपको इन 7 प्रायोरिटीज के नाम थोड़े से लर्न होने चाहिए। ये 7 प्रायोरिटीज क्या हैं, सबसे पहले हम करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में डेवलपमेंट लाना। अनलीश करना हमारा जो पोटेंशियल है। ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर पर हम फोकस करेंगे, यूथ को पावरफुल बनाएंगे, यूथ पावर होगी। एंड रीचिंग द लास्ट माइल। तो ये हमारे 7 सप्तऋषि हैं जो हमारे पूरे बजट को गाइडलाइन कर रहे हैं और हमारी 7 प्रायोरिटीज हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आता है वो रिगार्डिंग द आउटले इन डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आता है।
सो हम स्कीम्स का आउटले और स्कीम्स जितनी भी हैं उनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम 2 से लेके 3 टाइम्स तक इन स्कीम्स को रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसके लिए बजट में कितना आउटले तय किया गया है? 2200 करोड़, 2200 करोड़ का आउटले तय किया गया है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट हमारी स्कीम है पीएम मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य मतलब फिशेज वगैरह के लिए। तो इस न्यू सब स्कीम के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करा गया है? 6000 करोड़ का। नेक्स्ट है नेशनल मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया आपको पता है खून की कमी। इसके लिए जो नेशनल मिशन सेटअप किया गया है, इसका टारगेट ईयर है 2047, मतलब तब हमारी आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। और किस एज ग्रुप के लिए है? 40 इयर्स तक के एज के लोगों के लिए इसको सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट। सो पहले तो एग्जामिनर आपसे इस पे पूछेगा कि पीवीटीजी की फुल फॉर्म बताओ। सो पीवीटीजी क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो उनको बेसिक फैसिलिटीज, जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज देने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए कितना आउटले तय किया गया है? 15,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम आवास योजना। इसमें जितना पहले आउटले था उसको बढ़ा दिया गया है, मतलब एनहांस कर दिया गया है उसका आउटले। कितने परसेंट से? 66% से। अब कितना हो गया है पीएम आवास योजना का आउटले? 79,000 करोड़। कितना हो गया है? 79,000 करोड़। नेक्स्ट है भारत श्री। पहले तो एग्जामिनर पूछेगा श्री की फुल फॉर्म बताओ। श्री क्या है? शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इसमें क्या है? एपिग्राफी वगैरह के लिए ना म्यूजियम सेटअप करी जाएंगे, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। जो एंशियंट ट्रांसक्रिप्शन इंस्क्रिप्शन थी उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। और फर्स्ट स्टेज में 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शंस का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। अब एग्जामिनर ना बहुत स्मार्ट है, वो आपसे पूछेगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि टायर 2 या टायर 3 सिटीज में है उसको कौन मैनेज कर रहा है? सो आप सबका आंसर होना चाहिए नेशनल हाउसिंग बैंक। सो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कौन मैनेज कर रहा है? नेशनल हाउसिंग बैंक। अब कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश किए जाएंगे। कितने सेंटर्स करे जा रहे हैं इस बजट के अकॉर्डिंग? 3 सेंटर्स। और इनका विजन क्या है? मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया। ठीक है, ये अभी तक हमने 8 इंपॉर्टेंट स्कीम्स की वो करी है अमाउंट, इनको दोबारा रिवाइज करेंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास। इसका पार्ट 1 है जो वो एमएसएमईज, जो माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस वगैरह हैं, उनको रिलीफ देने के लिए है। तो जो कोविड टाइम के दौरान अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से उनको काफी उनकी जो अमाउंट थी वो फॉरफिट कर ली गई थी, जब्त कर ली गई थी। उस 95% ऑफ द फॉरफिटेड अमाउंट उनको रिटर्न कर दी जाएगी। और जो विवाद से विश्वास का जो पार्ट 2 है उसमें क्या है? सेटलिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के बीच में डिस्प्यूट्स हैं उनको कैसे वो करना है, सेटल करना है, उसके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट है जो ई कोड्स, आजकल आप देख रहे होंगे ई कोड्स का सिस्टम चल रहा है, उसके फेज 3 के लिए कितना आउटले तय किया गया है? 7,000 करोड़। 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ रुपीज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द आउटले ऑफ फेज 3 ऑफ कोड ई कोड्स। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम पीएम प्रणम। प्रणम का आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। आपको एग्जामिनर क्या पूछेगा कि प्रणम में एन किसके लिए है? तो एन नरिशमेंट के लिए है, फर्स्ट वाला ए अवेयरनेस के लिए है, आर रिस्टोरेशन के लिए है, और किसकी रिस्टोरेशन? एम क्या है? मदर अर्थ के लिए। सो आपसे एक एक वर्ड का एक्रोनिम पूछ सकते हैं वहां पे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी वजह से गोवर्धन स्कीम है। इसमें क्या है? 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स सेटअप करे जाएंगे। कितने गोवर्धन प्लांट्स या कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स सेटअप करे जाएंगे? 500। उसमें से जो 200 प्लांट्स हैं वो होंगे सीबीजी वेस्ट, दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस बेस्ड, और जो बाकी 300 होंगे वो क्लस्टर बेस्ड होंगे। और इसके लिए कितने पैसे तय किए गए हैं गोवर्धन स्कीम के अंदर? 10,000 करोड़। नेक्स्ट है हमारी स्कीम मिष्टी। वो आपसे पूछ सकते हैं मिष्टी स्कीम किसके लिए है? तो मिष्टी स्कीम याद रखना, मिष्टी है मैनग्रोव इनिशिएटिव, मैनग्रोव्स को उगाने के लिए फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड
टैंजिबल इनकम्स। और ये मैनग्रोव्स कहाँ पे लगाए जाएंगे? अलोंग द कोस्ट लाइन्स एंड ऑन सोल्ट पैन लैंड्स। सो मिष्टी स्कीम किसके लिए है? मैनग्रोव इनिशिएटिव है। कौन सा इनिशिएटिव है? मैनग्रोव। नेक्स्ट अमृत धरोहर कितने सालों के लिए? नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए करी गई है, ताकि जो हमारे वेटलैंड्स हैं या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम एनहांस कर सकें। नेक्स्ट है पीएम कौशल विकास योजना 4.0। ये हमारे जितना भी यूथ है उनको स्किल्स प्रोवाइड करके उनको उनके टैलेंट को अपग्रेड करना फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, उसके लिए है। अभी जो नेक्स्ट वाली 2 स्कीम्स हैं ये आपके किसी ना किसी एग्जाम का पार्ट पक्का बन सकती हैं। महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र, इसमें क्या है 2 ईयर पीरियड तक मतलब कोई भी फीमेल के नाम पर बैंक में पैसा डिपॉजिट हो सकता है अप टू मार्च 2025। और कितने पैसे तक हम डिपॉजिट कर सकते हैं? 2 लाख रुपए तक। और आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितना फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा? 7.5%। और आपके पास पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन भी होगा। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में पहले तो लिमिट होती थी 15 लाख रुपए, बट अब इस बजट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो लिमिट है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 30 लाख रुपए कर दिया गया है। चलो अभी दोबारा रिवाइज करते हैं। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए कितना है? 2200 करोड़ रुपए। मत्स्य संपदा के लिए 6000 करोड़। एनीमिया आपके लिए मैंने टारगेट ईयर बताया 2047, मतलब 100 साल हो जाएंगे आजादी को, और एज ग्रुप 40 इयर्स तक है। पीवीटीजी क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और इनके लिए आउटले है 15,000 करोड़ का। आवास योजना में 66% का आउटले एनहांस कर दिया गया है, तो अभी टोटल कितना हो गया है? 79,000 करोड़ हो गया। श्री मतलब जो हमारी इंस्क्रिप्शन है उनके लिए शेयर्ड रिपोजिटरी, और पहली स्टेज में 1 लाख इंस्क्रिप्शन को हमें डिजिटलाइज करना है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कौन मैनेज कर रहा है? नेशनल हाउसिंग बैंक इनको मैनेज कर रहा है। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कितने खोले जाएंगे? 3 खोले जाएंगे। ठीक है। विवाद से विश्वास का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फॉर एमएसएमईज, और सेकंड वाला डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए है। ई कोड्स के लिए 7,000 करोड़ लगाए गए हैं। प्रणाम में क्या है कि हमारी जो मदर अर्थ है उसका रिस्टोरेशन, उसकी अवेयरनेस, उसका नरिशमेंट वगैरह हमें कैसे करना है। गोवर्धन का मतलब है वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, कितने लगाए जाएंगे? 500 लगाए जाएंगे। और कितना इन्वेस्टमेंट है? 10,000 करोड़ का। मिष्टी किसके लिए है? मैनग्रोव इनिशिएटिव है। अमृत धरोहर कितने सालों के लिए? ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए हम कर रहे हैं। कौशल विकास में हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे हमारे यूथ का। नेक्स्ट है जो महिला सम्मान बचत पत्र है उसमें वो 2 लाख तक डिपॉजिट करवा सकती हैं, जिसपे उनको 7.5% तक इंटरेस्ट मिलेगा। और जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें जो डिपॉजिट का है उसको एनहांस करके कितना कर दिया गया है? 30 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट हम कुछ एलिमेंट्स और देख लेते हैं इस बजट के। ये है भारतीय प्राकृतिक खेती। ठीक है। इसके लिए कितने सेंटर सेटअप किए जाएंगे? 10,000 10,000 सेंटर सेटअप किए जाएंगे। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर कितने? 10,000। नेक्स्ट है ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स सेटअप करे जाएगा श्री अन्ना। ठीक है। और इसमें ना क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे? ऐसे रैंडमली क्वेश्चन आ जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ पे है? सो उसका आंसर है हैदराबाद। सो आप सोचोगे क्वेश्चन कहाँ से आ गया? एकदम से पूछ लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ पे है। आपको पता है इस बार का जो 2023 है हम इसको मिलेट ईयर बना रहे हैं। सो उस बेसिस पर और बजट के बेसिस पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ पे है? हैदराबाद में। क्योंकि जो ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स है उसको सेटअप करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो कि हैदराबाद में है उसको कौन विल बी सपोर्टेड एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है कितने नर्सिंग कॉलेजेस नए सेटअप हो रहे हैं? 157। नेक्स्ट 3 इयर्स में सेंटर रिक्रूट करेगी 38,800 टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। और ये पूछ सकते हैं कि कितने मॉडल स्कूल्स के लिए सेंटर रिक्रूट करेगी? तो 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए सेंटर हायरिंग करेगी। अब 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले कितना बढ़ाया गया है? 33%। ठीक है। कितना कर दिया गया है? 10 लाख करोड़। ठीक है। और कितने परसेंट ऑफ जीडीपी हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है वो कितने परसेंट ऑफ जीडीपी है? दैट इज 3.3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हम ग्रांट्स वगैरह को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वो कितने परसेंट ऑफ जीडीपी है? 4.5%। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 3.3
परसेंट ऑफ जीडीपी है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज 4.5% ऑफ जीडीपी। जो हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्चा है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इस पे इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल ईयर 2019 के कंपैरेटिवली हेल्थ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है परसेंटेज, वो कितनी हो गई है, 2.1% हो गई है, और एजुकेशन पर 2.9% हो गई है ऑफ द जीडीपी। इस बार हमने हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले किया है रेलवेज पर। सो ये पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट एवर तो है, ये सबको पता होगा, पर कितना किया है, 2.4 लाख करोड़ रुपीस, 2.4 लाख करोड़ रुपीस। स्टेट्स को इनकरेज करा जाएगा, वो यूनिटी मॉल सेटअप करेंगे। यूनिटी मॉल का मतलब है ओडीओपी। ओडीओपी की फुल फॉर्म आ सकती है, ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। और इस बार का जो टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट किया गया है कि जो 2025-26 से लेके हमें जो फिजिकल डेफिसिट है उसको 4.5 से नीचे लेके आना है, ये हमारा टारगेट है। सो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ठीक है। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स कितने सेटअप करे जाएंगे, 10,000 सेटअप करे जाएंगे। एकलव्य मॉडल स्कूल 740 के लिए सेंटर रिक्रूटमेंट करेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले अभी कितने परसेंट ऑफ जीडीपी है, 3.3% है। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 4.5% ऑफ द जीडीपी। हाईएस्ट एवर पैसे हमने लगाए हैं रेलवेज में, 2.4 लाख करोड़ रुपीस। उसके बाद हमारा फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 2025-26 के लिए 4.5% से नीचे लेके आना हमारे फिजिकल डेफिसिट को। नेक्स्ट है जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है अदर देन टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। पहले तो ये 21% होती थी, बट इस बजट से इसको कितना कर दिया गया है, 13%। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी रिड्यूस कर दी गई है, रिड्यूस टू 13%। अब कुछ टैक्सेस वगैरह में देख लेते हैं। जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उस पर जो जीएसटी है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। अब आप इस चीज का ना मुझे सिगरेट्स, जो लोग सिगरेट्स पीते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी ड्यूटी को रिवाइज कर दिया गया है और इसको अपवर्ड कर दिया गया है बाय अबाउट 16%। सो 16% से नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है बाय द 16%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जो टीडीएस मतलब टैक्स रिडक्शन एट सोर्स जो रेट है उसको 30% से कम कर 20% कर दिया गया है ऑन द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ईपीएफ विड्रॉल। कि जब आप ईपीएफ विड्रॉल करते हो इन द नॉन पैन केसेस, जहां पे पैन नहीं लगा होता, उन केसेस पर टीडीएस रेट को कम कर दिया गया है फ्रॉम 30% टू 20%। 5G टेक्नोलॉजी के रिलेटेड 5G सर्विसेज के रिगार्डिंग जहां पर एप्लीकेशंस बनती हैं उसके लिए कितने लैब्स बनाई जाएंगी, 100 लैब्स। 100 लैब्स ऐसी होंगी जहां पर 5G सर्विसेज को डेवलप करने के लिए एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स विल बी अलाउड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ जीएसएपी of which 0.5% will be tied to power sector reforms. So states को 3.5% ही अलाउ होगा कि उनका जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.5% तक ही हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रोन प्रोन, एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है स्टेट स्पेसिफिक, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कर्नाटका के ड्रॉट प्रोन एरियाज है, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, उसमें सेंटर पैसे प्रोवाइड करेगी। कितने पैसे देगी, 5300 करोड़। कितने, 5300 करोड़ टू द अपर भद्रा प्रोजेक्ट, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा ड्रॉट्स वगैरह आते हैं। अब आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, पर्सनल इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस न्यू बजट के आने के बाद। देखो आपको पता है कि जो पुरानी स्लैब थी उसमें क्या था, 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। बट जो ये न्यू बजटरी स्कीम आई है इसमें क्या है, आपकी जो पर्सनल इनकम टैक्स है उस पर आपको रिबेट मिल रही है 7 लाख तक, और इसके ऊपर भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है 50,000 तक, ठीक है। इतना समझ आ गया। बट आप कहोगे कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि 7 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसके अकॉर्डिंग 0 to 3 लाख तक नील टैक्स, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, ऐसे ही यहाँ पे ये टेबल आया हुआ है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो आ रहा है कि कोई टैक्स नहीं देना और नीचे आप लिख रहे हो कि 5% देना अगर आपसे 3 से 6 लाख के बीच में। सो ये बात क्या है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको पता है कि जो पुरानी हमारी स्लैब्स थी उसमें आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना था, ये सिस्टम होता था, ठीक है।
ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो पुरानी हमारी ओल्ड टैक्स रिजाइम है ना, उसमें क्या है, उसमें अगर आपका सपोज 7 लाख इनकम है, 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 5 से 7 लाख के ऊपर जितना भी आपका टैक्स बनता है, जो भी परसेंटेज है, उस पर वो परसेंटेज लग जाएगी। इसमें क्या है, अगर आपकी 7 लाख इनकम है तो आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, 50,000 का आपको और डिडक्शन मिल जाता है। मतलब अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। इन केस आपकी इनकम 8 लाख हो जाती है, कितनी इनकम बढ़ेगी, 50,000 इनकम बढ़ेगी। दैट मीन्स ये नहीं कि आप सिर्फ वो 50,000 पर टैक्स पे करोगे, नहीं, आपका क्या होगा फिर, आप सारा का सारा आपको ये वाला टेबल फॉलो करना पड़ेगा जो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपकी सपोज इनकम 8 लाख है, तो आप 0 से लेके 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं दोगे। 3 से 6 लाख तक, मतलब जो आपके 3 लाख रुपए हैं उन पे आप 5% टैक्स दोगे, मतलब 15,000 रुपए टैक्स दोगे। और 6 to 9 लाख, मतलब आपकी इनकम अगर 8 लाख है तो आपको 2 लाख एक्स्ट्रा बन रहा है, 2 लाख पर आप 10% टैक्स दोगे, मतलब 20,000 रुपीज यहाँ पे टैक्स दोगे। तो आपकी 7.5 तक तो हो तो आप न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई टैक्स नहीं देना। बट अगर आपकी इनकम सपोज 8 लाख हो जाती है, तो आपकी इनकम तो सिर्फ 50,000 बढ़ी, और आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 35,000 पे करना पड़ रहा है आपको टैक्स। ठीक है, ये चीज है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी स्कीम के लिए ऑप्ट करना है, क्योंकि आपके पास चॉइस है, वेदर यू कैन गो फॉर ओल्ड स्कीम और यू कैन गो फॉर द न्यू स्कीम। आपको दोनों चीजों में कैलकुलेशन करके जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है उसको कंसीडर आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आपकी इनकम 15.5 लाख या उससे ज्यादा है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 52,500 की। और जो हायर सरचार्ज रेट था उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 37% टू 25%। ठीक है, ये कुछ डाटाज हैं जो आपको थोड़े लर्न करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगी ऑन द लीव एनकैशमेंट। जो भी रिटायरमेंट जब होती है तब लीव एनकैशमेंट पर टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगी। जो कि नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज है उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं। सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं, बोरोइंग से। यही हमारे बजट का सबसे बड़ा फ्लॉ आता है इतने सालों से कि हम सबसे ज्यादा हमारे पास मनी कहाँ से आ रही है, बोरोइंग से आ रही है। और एक चीज आप और देखो, सबसे ज्यादा पैसा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में। इसकी वजह से हमारा हमेशा बजट में यही चीजें हम दिक्कत आती है कि सबसे ज्यादा पैसा बोरोइंग से आता है और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाता है। और उसमें बोरिंग्स के अलावा और क्या क्या सोर्सेज है मेजर इंडिया में रुपी आने के, वो है, एक तो देखो सेकेंड नंबर पे आ जाता है जीएसटी, देन कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स। ये मेजर सोर्सेज हैं फ्रॉम विच द रुपी कम्स। ठीक है, 34% बोरोइंग से आता है, 17% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से आता है, एंड 15% फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स, ईच इन सबसे आता है। अगर हम खर्चे की बात करें, सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में ही हमारे मेजर पैसे चले जाते हैं। उसके बाद पैसे कहाँ खर्च होते हैं, स्टेट्स के शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, एंड देन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। डिफेंस में हमारा 8% हम खर्च करते हैं, सब्सिडीज में 7% हम खर्च कर देते हैं। ठीक है, पेंशन वगैरह में 4% के लगभग पैसा खर्च हो जाता है। तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे एलोकेशन ऐड कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उसमें कितना एलोकेशन हुआ है, तो मनरेगा में 6,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़ का हुआ है। अगर आप चाहो तो आप ये टेबल क्रैम कर सकते हो, बट जो मेजर मैंने आपको ऊपर स्कीम्स बताई थी वो तो सभी के टिप्स पे होनी ही चाहिए। ठीक है, वरना आप ये सारी स्कीम्स भी साथ में कर लेना, बट ऊपर वाली स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको मेंशन करवा दिया ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप मिनिस्ट्रीज वाइज एलोकेशन देखो, तो सबसे ज्यादा हम कहाँ पे खर्च करते हैं, डिफेंस में। इस बार हमने एलोकेशन किया है 5.94 लाख करोड़ हमने एलोकेट किए हैं डिफेंस में। देन हमने रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में किया है 2.7 लाख करोड़, रेलवेज में किया है 2.41 लाख करोड़। ये एलोकेशन भी हम याद करके जा सकते हैं। मेजरली इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे किया है, डिफेंस में किया है, और कितना किया है, 5.94 करोड़। और मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट एवर हमने रेलवेज में किया है, दैट इज 2.41। ठीक है, अब आपको एक चीज समझा देती हूँ, बेसिकली क्या है, देखो हमारे इनकम है वो इनकम रिवेन्यू इनकम भी हो सकती है, मतलब रिवेन्यू रिसीट्स भी हो सकती हैं और कैपिटल रिसीट्स भी हो सकती हैं। वैसे ही हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है हमारे बजट में। डेफिसिट का मतलब है अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं आपकी इनकम के कंपैरेटिवली, और सरप्लस का मतलब है आपका रिवेन्यू ज्यादा है इन कंपेयर टू योर एक्सपेंडिचर।
मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ भी डाटा दिया, अगर आपको लर्न करना हो आप लर्न कर सकते हो, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, मतलब आपकी जो रिवेन्यू डेफिसिट मतलब खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। सो रिवेन्यू वर्ड यूज कर रहे हैं, सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट्स जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास रिवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सबको फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में। जो भी आपका पूरे बजट का डेफिसिट है, मतलब आपका जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से जब हम टोटल रिवेन्यू को माइनस कर देते हैं वो हमारा बजटरी डेफिसिट आ जाता है। पर फिजिकल डेफिसिट में क्या है, हम अपनी बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करते हैं, बस ये याद रखना। फिजिकल डेफिसिट में हम बोरोइंग कंसीडर नहीं करते हैं, वही इन्होंने दूसरे सेंस में लिख दिया, टोटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ में ही हमारी जितनी भी नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं उनको भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है। सो फिजिकल डेफिसिट में हम हमारे बजटरी डेफिसिट में, बजटरी जो डेफिसिट है उसमें से हम बोरोइंग्स उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। सो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है फिर, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल जाता है। सो इस बार के जो बजटरी एस्टिमेट्स हैं उसमें हमारा फिजिकल डेफिसिट हमने कितना बजटेड किया है 5.9, वैसे ही हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 2.9, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7 एंड प्राइमरी डेफिसिट 2.3।